कि जो रिसर्च है वो अभी के समय में हर जगह ज़रूरत है। अगर हम वीडियोज़ बना रहे हैं तो हमें उसके लिए कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर हम कोई करेक्ट। इनोवेशंस कर रहे हैं तो इनोवेशन से पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च जो एक चीज़ है वो हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। तो बिल्कुल जब मैं इनोवेशंस में करता हूँ तो उससे पहले रिसर्च करना ज़रूरी होता है। Hello and good morning. Today is another new week and welcome all of you to Say Something with Mads, a youth channel where every week a change maker, a Gen Z, a youth is invited to speak about topics close to their heart. And this short topic is this channel is open for everyone who has something to say. So today मेरे साथ पटना से ज्वाइन कर रहे हैं हर्ष राजपूत। वेलकम हर्ष। थैंक यू फॉर सो मच फॉर इनवाइटिंग मैम। अ, थैंक यू हर्ष। आप जैसे आप देख सकते हैं एक लैब से अपना वीडियो अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हर्ष के पास बोलने के लिए कितना कुछ है। हर्ष इज अ जोश टॉक स्पीकर और वो काफी अवार्ड्स और काफी टॉक्स देते हैं, काफी अवार्ड्स जीत चुके हैं। सो हम ये उनसे धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे, उसके बारे में बोल बात करेंगे जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, अपने स्कूल करियर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आप हर्ष हो कौन? आपका कोर वैल्यू क्या है? सो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आप कहाँ से पढ़े हो और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? सो लेट आवर ऑडियंस नो अबाउट योरसेल्फ। ओवर टू यू। तो मैं अभी सीनियर हाई स्कूल रिसर्चर हूँ अपने स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में। और साथ ही साथ मैं एकेडमिक के साथ अपने पैशन यानी रिसर्च एंड इनोवेशन को फॉलो कर रहा हूँ। मैं एज ए कोर्स वर्क रिसर्चर वर्क करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के लैब में, किलकारी बिहार बाल भवन। एंड वहाँ पे मैं अपने जितने भी आइडियाज़ है, जितने भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो भी रिसर्च वर्क है मैं सारे यहाँ पे करता हूँ। और ट्राई करता हूँ कि जितना कोशिश हो सके अपनी सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को अपने आइडियाज़ के थ्रू सॉल्व कर सकूँ। तो हर्ष, आपने दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हर्ष। बहुत ही मॉडेस्टली 2 लाइन में अपने बारे में बताया, बट मुझे पता है आप बहुत कुछ कर रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ किया। तो एक बात शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये आपका रिसर्च का कीड़ा आया कहाँ से? मतलब नॉर्मली यंग लोग, आप साइंस में बहुत अच्छे थे बचपन से, लेट्स से 7th, आप अभी 12th में हैं, 6th 7th में आप कैसे बच्चे थे स्कूल में? तो मैं बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो साइंस में शुरू से था। 5 6 7 8 9 10 तक मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए साइंस में। बट ओके। होलसम मार्क्स मेरा गड़बड़ा जाता था। थोड़ा ये हो जाता था एसएसटी या फिर अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट की वजह से मैं उनमें बहुत खराब ओके। था। तो ओके। लेकिन जो इनोवेशंस का कीड़ा था, ये जो नया नया कुछ बनाने का कीड़ा था, वो हम बचपन से ही था। कि मतलब जब पापा यानी कोई भी ये होता है ना, टॉय होता है रिमोट कंट्रोल कार। खोलने का उसको। तो मैं उसे इसलिए नहीं, हाँ, तो उसको इसलिए नहीं खरीदा था कि मैं उसके साथ खेलूं। मैं देखता था, समझना इसको तोड़ना है, आज तोड़ के देखना है हुँ, ये काम कैसे करता है, और उसको हुँ, तोड़ के वापस वही बनाना है। तो ऐसा कुछ रहता था। तो लेकिन उसमें रिसर्च वगैरह का उतना हमको आइडिया नहीं था। बस मुझे हुँ, हल्का सा आइडिया था कि कैसे मोटर को तार जोड़ा जाता है, बस यही सब हल्का फुल्का करते रहता था। इन सभी चीजों के बारे में मुझे तब पता चला जब कोविड आया। कोविड ओके। मेरा पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया चीजों को देखने का। तो कोविड हाँ। आया तो स्कूल बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गए, सब चीज बंद हो गए। तो उसमें मुझे समय मिला खुद को जानने का और पता करने का कि और भी दुनिया में क्या क्या चल रही है पढ़ाई के सिवाय। तो हुँ, मैंने वहाँ से हुँ, कुछ कोविड के समय कोर्स लिए। एंड वहाँ से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, जाना इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि काफ़ी समय मिल रहा था, ना स्कूल थे ना कोचिंग थे, क्योंकि पहली बार कोविड आया था। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उतना अच्छा से बिल्ड नहीं हो पाया था, स्कूल के टीचर्स एंड बच्चे हुँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे अच्छा से, तो काफ़ी हुँ, समय मिल रहा था। उस समय को हुँ, मैंने यूज किया, यूटिलाइज किया। एंड जाना कि और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। तो वहां से हुँ। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। फिर मैंने बगल में ही जो लैब है वहां पे ज्वाइन किया। एंड वहां पे अपने जो भी स्किल मैंने सीखे कोविड के समय, उसको करना चालू कर दिया यहाँ पे। ओके। अच्छा ये बताओ, साइंस तो बहुत बड़ा फील्ड होता है, तो आपको कौन-सा, आप जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर आप स्टेम सब्जेक्ट राइट? यू आर सेइंग यू आर अ टेक एंथुसियास्ट और मैम मैं बहुत पुअर हूँ टेक में, सो बिल्कुल। मुझे क्वेश्चंस भी, मैं टेक रिलेटेड क्वेश्चंस आई मे नॉट आस्क यू, बट टेल मी आप कौन-सा फील्ड है आपका काम करने का? और आप किस तो बारे में अभी मैं रिसर्च मेनली कर? जो मेरा मेनली अभी फील्ड है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
तो इसी से रिलेटेड जो भी जैसे कि हो गया, मैं फिजिक्स के कुछ थ्योरीज को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल ओके। एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैथ के कुछ थ्योरीज को, या मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो भी रिसेंट रिसर्च चल रहा है वो चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ओके। स्पेक्ट्रोस्कोपी ने लाइक हम सभी ने बिल्कुल ऑफ कोर्स पढ़ा है अपने लाइट चैप्टर में, और भी चैप्टर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बट उसको अगर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके और भी कई सारे एप्लीकेशंस है जो हम लोग पता कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ओके। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके मैं और अलग अलग एप्लीकेशंस पर वर्क करता हूँ, एंड उसके रिजल्ट्स जो निकलते हैं वो एक अलग इनोवेशंस, एज अ कंक्लूजन वो एक अलग इनोवेशंस मतलब अपना ये रखते हैं, उसे हम लोग कुछ और नया तरीके से बना सकते हैं कुछ। तो हम्म। ये सब वर्क हम मतलब यहाँ पे करते हैं। ओके। आप जो ये काम कर रहे हो और उसके साथ आपका मेन मोटिवेटर कौन है? आपका हीरो कौन है? कौन आपको हमेशा ये स्टार्टिंग से आपके पेरेंट्स, आपके अपने डैडी के मेंशन किया, पापा के बारे में, और स्कूल में ऐसे कौन से टीचर्स थे कोई जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया कि रिसर्च करो? यूजुअली रिसर्च बहुत लोनली सब्जेक्ट होता है, वहाँ बच्चे मतलब हर तरह से कट के आप पढ़ाई करने के बाद रिसर्च कर रहे हो। सो कौन आपको इतना मोटिवेट किया है कि, या फिर कोई आपने कुछ देखा है यूट्यूब में, जैसे आप बोल रहे थे ड्यूरिंग कोविड, की क्या चीज़ है जो आपको हर समय पढ़ाई के बावजूद ये कंटिन्यू करने के लिए इवन इन ग्रेड 12 आप ये करते हो? सो हू इज़ योर हीरो? हू इज़ द मोटिवेटर? तो बेसिकली मैम, पहले इससे पहले ये एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिसर्च है वो अभी के समय में हर जगह जरूरत है। अगर हम वीडियोस हुँ, बना रहे हैं तो हमें उसके लिए कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर हम कोई करेक्ट। इनोवेशंस कर रहे हैं तो इनोवेशन से पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च जो एक चीज़ है वो हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। तो बिल्कुल जब मैं इनोवेशंस में करता हूँ तो उससे पहले रिसर्च करना जरूरी होता है। तो अब मैं आता हूँ अपने हीरो के में। तो मेरे हीरो जो हमेशा मेरे जो पेरेंट्स है वो रहे हैं शुरू से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी मुझे क्वालिटी एजुकेशन दी। एंड क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया कि कुछ अच्छा करो। ऐसा नहीं कि अगर मैं ये फील्ड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज चूज कर रहा हूँ तो वो उसके लिए मना कर रहे हैं। वो बस देखते हैं कि कुछ अच्छा कर रहा है तो करे, चाहे कोई भी फील्ड हो। ऐसा पाबंदी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करो। तो मैं इस चीज के लिए अपने पेरेंट्स को हमेशा हुँ। हीरो मानूंगा, मानता हूँ, और ऑफकोर्स मानता ही रहूंगा। वेरी गुड। और ये नहीं है कि भैया आप बेटा पढ़ाई करो क्योंकि आपको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में ये होता है, पढ़ाई का ही मतलब है कि रिजल्ट इज एंड रिजल्ट इज अ बिल्कुल। गुड पेइंग जॉब। अगर वहां से आपको इतना प्रोत्साहन मिल रहा है घर से, सो बाहर हीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो एंड आप समझते हैं कि आप जब इंडिया में हैं, आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई हमें आप सारे यूनिवर्सिटीज में, काफी आईआईटीज में आपने टॉक दिया है, तो ये बताइए कि आपको ये शुरुआत कहाँ से हुई? कब लोगों ने आपसे कनेक्ट किया? एंड आई नो दैट यू हैव बीन अ यंग इनोवेटर अवार्ड विनर एट आईआईटी मुंबई। सो ये सिलसिला कब चालू हुआ? आप रिकॉग्नाइज कब से होने लगे? तो मैम, रिकॉग्नाइज होने से पहले कई बार फेल हुए थे, तो उस समय कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसमें मेनली अंडर 18 के जो यूथ होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओके। इसमें मतलब इतना इतने सारे लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, फिर प्री नेशनल होते हैं, फिर नेशनल होते हैं। तो यहाँ तक ओके। लेवल में पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी इसमें डेडिकेशन चाहिए होता है। तो इसके हम्म। लिए मैं जैसे बताया कि फर्स्ट में तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर सेकंड में मैंने हर्ष, जब ट्राई किया। मैं आपको यहाँ से थोड़ा रोकूंगी। किस साल आपने अप्लाई किया था? कौन से एज में आपने ये स्टार्ट किया था पहले, और आपको ये नेशनल साइंस कांग्रेस के बारे में किसने बताया? बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2021 में। जो हुई, जो मुझे पता चल रहा था ये पोस्टर के थ्रू पता चला था। ये लोग काफी एडवर्टाइजमेंट का होता है ना इसका, कि ये अच्छा। कंपटीशन है इस टाइप का। तो ये ओके। एडवर्टाइजमेंट मुझे पता चला था, तो मैंने अप्लाई किया था। तो 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। तो उसमें मैंने जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर 2022 में मैंने वापस से अप्लाई किया, एंड फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया टॉप 1 के साथ, स्टेट भी टॉप 1, एंड इंडिया में टॉप 16 में, ऑल इंडिया में टॉप 16 रैंक लाया था उसमें। तो ओके। उसके बाद मैंने मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगी लोगों से, एंड फिर वहां से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसमें अच्छा। 2021 या 2020 के बीच में हमारे गाइड टीचर थी मंजू दी।
उन यहाँ पे जो हम लोग टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उन्हें हम लोग दी बुला के दी करते हैं, रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमें काफी अच्छा लगता है उन्हें। एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो उनसे हाँ। मुझे काफी गाइड मिली थी कि हमें किस तरह से और बनाना है, रिसर्च पेपर को किस तरह से पब्लिश करना है। फिर यहाँ पे और भी जो मेरे से सीनियर, जो मेरे से ज्यादा एज के हैं, जो काम कर रहे हैं साथ में, मैंने उनसे भी सीखा कि कैसे कैसे वो काम करते हैं और किस तरह से वाटर टेस्टिंग होती है, और भी बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको कैसे रन किया जाता है। ये सब जो पीछे केमिकल से एक साल 2 साल पहले मेरे लिए नए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके होता क्या है। तो वहां से मैंने ओ। लोग से सीखा, एंड फिर धीरे धीरे हम लोग का मतलब अच्छा ये रिसर्च वर्क चला। एंड फिर 2022 में मैंने जो मेरा पहला रिसर्च पेपर था, जो मेरा पहला इनोवेशन था, साथ में रिसर्च पेपर भी जो मैंने पब्लिक जो पूरा ड्राफ्ट किया था, वो था एक उसमें कोविड चल रहा था। कोविड के समय एक ऐसा मास्क डिजाइन किए थे जो लोगों को सफोकेशन से दूर करता है। तो लेकिन वो ये वाला आइडिया जो था मेरा फर्स्ट आइडिया था, एंड इसी से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं क्वालिफाई कर पाया था। बट इसके बाद इसे मैंने स्टेट गया, एंड फिर नेशनल में मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया, जो कि है ये जो डिवाइस है एक्चुअली वर्क करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे, कि जब हम अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग किसी भी पार्टिकल के साथ आ, इंसिडेंट रे जब हम लोग इंसिडेंट करते हैं, तो हमें जो हम्म। कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जो रेज होते हैं वो ऑब्जॉर्व हो जाती है, एंड कुछ यस। रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज रहती है हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, एंड उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग फिर मशीन लर्निंग के थ्रू रन करवा के हम लोग एक रिजल्ट लाते हैं। तो इन सभी प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट में भी फल और सब्जियां आ रही हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं, वैक्स होते हैं, ये काफी ज्यादा मात्रा में, खासकर जो लोकल जोन होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक करने वाला कोई डिवाइस नहीं है। हम जो सब्जी हम्म। फल खा रहे हैं वो सही में खाने लायक है या। कई कई सारे रिपोर्ट पड़े थे जो एफएसएसआई के थ्रू रिपोर्ट आए थे, और भी तरह रिपोर्ट थे, तो उसमें पता चला कि कई सारे ऐसे केमिकल्स है जो बैन है वो भी अभी यूज हो रहे हैं, उसके कारण डायरेक्ट कैंसर हो रही है। तो इन सभी को देखते हुए मैंने चेक किया कि कहीं हो सकता है कि मेरे प्लेट में जो आ रहा है वो भी फल सब्जी केमिकल से हम्म। हो, हम्म। केमिकल से ये हो, कोलैप्स हो। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट किया, एंड उस सभी सैंपल्स को कलेक्ट किए, मैंने कई सारे सर्वे किए, लोग के घर घर जाकर सर्वे किए कि आप फल और सब्जी को मतलब पकाने से पहले धोते हैं या नहीं धोते। फिर मैंने कई सारे रिसर्च लैब में विजिट किए कि वहाँ पे आखिर टेस्टिंग का कोई मेथड है भी या नहीं है। इसलिए मैंने एक हम्म। छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस बनाया जो विद इन अ सेकेंड आपको ये बता देगा कि उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। तो ये डिवाइस पे मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ, एंड इसको इस तरह से एफिशिएंट बना रहा हूँ कि विद इन अ सेकेंड ये तो बता ही कि वो खाने लायक है या नहीं, साथ ही साथ उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसका वो भी उसको हटा दे। हटा दे। नॉट जी ओनली वो बिल्कुल, बताए आपको, हटाने का पर भी वो कोशिश हटा कर रहे भी दे। हैं। ओके। बिल्कुल। सो आप इसके बारे में, आप जब यहाँ रिसर्च करते हो, काम कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, तो आपको बाहर के देशों में, विदेशों में क्या हो रहा है, अभी इंटरनेट के थ्रू तो शायद आपको जाने की भी जरूरत नहीं, सारा कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है। आप अभी इंडिया में रिसर्च कर रहे हो वर्सेस इंडिया के बेस्ट लैब्स कहाँ पर हैं? सो जहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाके रिसर्च करना चाहिए, या वहां के जो फैसिलिटीज है, जो आपने देखा है, या फिर बाहर के देशों में क्या चेंजेस हो रहे हैं इस टॉपिक पे। सो डू यू थिंक दैट आप एक बार आप बाहर दूसरी जगह पे जाके देखें, या फिर आप बहुत सारे आईआईटीज में टॉक करते हो, सो व्हाट इज द फैसिलिटी यू गेट टू डू दिस रिसर्च? सबसे बढ़िया बेस्ट फैसिलिटीज कहाँ है? तो बेसिकली मैम फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो हम लोग को हमेशा जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर मुझे फैसिलिटी मिल भी जाती है तो अगर मुझे पता नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसे तो करना है? हाँ। हम कैसे 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 कोई कर पाएगा। तो मेरा हम्म। कहना है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें पहले ट्रेनिंग, तो हम हमेशा यही से चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग, हम मेरे जैसे जो बच्चे हैं उन्हें पहले ट्रेनिंग दिया जाए, कम से कम ओके। अगर स्कूल में ही अगर 1 2 महीना का सेशन अगर रख दे, 1 2 मंथ्स का सेशन, लैब ट्रेनिंग, वाटर टेस्टिंग, इस तरह से। मैं हाँ। अपना बात पर्सनली तो मैं CSIR और CSR के लैब हो गए, ICR के लैब हो गए, मैं वहाँ पे पर्सनली यस। उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाता था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनके डायरेक्टर को मेल किया कि मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, एंड मैं ऐसा, मेरा ऐसा प्रोफाइल है। तो कई सारे का तो रिजेक्शन हुए हैं, बट कहीं ना कहीं तो लोग सपोर्ट करने के हिसाब से जरूर चाहते कि वो सपोर्ट करे। एंड मुझे वाह। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में मुझे यस। सपोर्ट मिला, मैंने 1 मंथ की पूरी फुल ट्रेनिंग की वहाँ पे, और इसी ओह। प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट किया, एंड काफी अच्छा रिजल्ट रहा, वहां से मुझे सीखने को मिला। फिर मैंने वही आके यहाँ पे
वो जो जो हाँ। चीजें वहां पे सीखी उसको मैंने इम्प्लीमेंट की। तो मेरा मेरा यही मैं मेरा ये एम है कि हम ऐसा ट्रेनिंग सभी को प्रोवाइड कर पाए कि मेरे जैसे बच्चे और भी जो है वो इन चीजों को सीखे एंड वो खुद से भी रिसर्च कर पाए। क्योंकि उनकी एक रिसर्च एक ऐसा चीज है ना, तो दिमाग में लगता है कि वो काफी जो लैब साइंटिस्ट है वही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम जो थ्योरीज में पढ़ते हैं वही चीज हम लोग को उसका एप्लीकेशन ढूंढना होता है। What is this D2Day? You are the CEO of D2Day. बेसिकली मैम डे टू डे इज टोटली डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज मैंने ओह अच्छा। मतलब ये रिसर्च रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ साथ मुझे कुछ स्टार्टअप टाइप का भी करना था, लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी। तो मैंने एक यूथ स्टोरी डॉट इन का स्टार्ट किया था, D2D यूथ स्टोरी। D2D मेनली स्टैंड डेयर टू ड्रीम। हम लोग को ड्रीम ओके। करने के लिए उतने डेयर चाहिए। तो बेसिकली डेयर टू ड्रीम हम लोग ने स्टार्ट किया था, दो लोग मिलके, हम एंड अविरल जो हमारा अभी CTO है, को फाउंडर है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था ये इसलिए कि मान लीजिए मैं अपना बात कर रहा हूँ तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ तक कैसे किए, मेरे भी बेटे को बताओ, या फिर उनको उनके भी रिलेशन को बताओ कि इसको भी ऐसा करना है। तो लोग को पता नहीं होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो यस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिली APJ अब्दुल कलाम से। मैंने उनके बारे में स्टोरी पढ़ा। ऐसा तो नहीं कि मैं उनके स्टोरी में खुद उनकी आंखों से देखा, नहीं, मैं उनके स्टोरी को बुक से पढ़ा एंड उनके स्टोरी से मोटिवेट हुआ और अपने अपने अपना पाथ है उसको मैंने पेव किया। तो बिल्कुल और भी जो बच्चे हैं वो मेरे जैसे, या फिर मेरे, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से और भी अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उनके स्टोरी के उन्होंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए, उन्होंने कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज यूज किए, उन्होंने कौन 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 से प्लेटफॉर्म्स को यूज किया, उन्होंने क्या क्या स्किल्स एक्वायर की। तो इन सभी चीजों से सीख के वो अपना पाथ भी खुद से तय कर सकते। तो बेसिकली ओके। यूथ स्टोरी का मैंने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था कि एक कम्युनिटी बनाना है सभी यूथ्स का, जैसे कि आप बता रहे थे मैम, आप भी सेम काम कर रहे हैं, कि एक अम्ब्रेला बनाना है जिसमें सभी हाँ। मेरे जैसे जो भी यूथ है वो अपने अपने यस। आइडियाज को शेयर कर सके एक दूसरे से, करेक्ट। अपने ओपिनियंस रख सके, अपने एक दूसरे के स्टोरी शेयर सके। ओके। तो ये चल रहा है साथ साथ इतना सब करने के साथ साथ ये भी चल रहा है? जी मैम। ये मैम बिल्कुल हम ऑटोमेट कर दिए है कि इंटरव्यू होता है हर वीक, एंड इंटरव्यू होने के बाद अभी हम लोग का वेबसाइट को की अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट ओके। मंथ हम लोग इसको ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं अपने ही सिटी में। तो उस लॉन्चिंग के बाद हम लोग सभी चीज लाइव हो जाएंगे। ओके, तो आप यूथ को इनवाइट करते हो टॉक के लिए, जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हो वैसे ही? इट इज लाइक दैट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड वो यूथ के टॉक के साथ साथ और भी है उसमें कि हम लोग जैसे अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए, तो वो भी हम लोग अपने वेबसाइट में भी फीचर ऐड कर रहे हैं। ओह नाइस। राइट, दैट्स अ गुड आइडिया। तो ये तो आप बताओ कि आप आजकल बहुत सारे ट्रैवल कर रहे हो, आप टॉक्स दे रहे हो, सो व्हेन डिड the Josh talk starts? Josh talk is Indian TED talk, we all follow it. So that's something on your profile stands out because बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो जो उनके स्पीकर्स होते हैं, दे स्पीक फ्रॉम द हार्ट। सो आपसे कैसे जोश टॉक ने कनेक्ट किया और आपने क्या बोला वहां पर? आपकी जर्नी, व्हाई डिड दे कनेक्ट टू यू? व्हाट वाज सो स्पेशल? तो मैम मेनली जोस्टॉक का जो स्टार्ट हुआ था, जोस्टॉक हुआ था IT पटना के से, जब मैं जैसे ही मैं वापस लौटा था। तो फिर वहाँ पे मैंने IT पटना में अपने जो लेक्चर लेक्चर नहीं, रिसर्च पेपर जो मैंने प्रेजेंट किया था। तो उसके बाद ओके। मैं IT पटना का स्टोरी मैं अलग से बताऊंगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ओके। तो मैं जो स्टॉक का बात करता, तो जो स्टॉक काफी अच्छा था। मैं तो काफी डरा हुआ था क्योंकि जो स्टॉक एक अलग सा स्टेज है, मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पता नहीं था कि सामने ऑडियंस होते हैं या फिर ऑडियंस नहीं होते, वो ताली की आवाज कहाँ से आती है। मुझे लगता था कि हाँ। बड़ा सा सेटअप होता है, सामने ऑडियंस बैठे रहते हैं, मुझे खड़ा होकर बोलना रहता है। बिल्कुल वैसा नहीं था, बस सामने कैमरा था एंड मुझे कैमरा में देख के बोलना था, एंड आगे कोई ऑडियंस नहीं था, तो मतलब ऐसा ऑडियंस वाला फियर नहीं था। तो मैम उसमें, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि मैम मैं बाकी जगह अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे पब्लिक फियर क्या होती है और सामने ऑडियंस कौन से बैठे हैं उस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने वर्क को प्रेजेंट करता हूँ। बट जो स्टॉक में था कि मुझे अपना स्टोरी शेयर करना था, स्टोरी बनाना वो है या काफी हाँ। डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो जैसे कनेक्ट होने के लिए मैम सर, मैं जो लिंक्डइन के क्यूरेटर है, जो इनका नाम है सौरभ सर। तो सौरभ सर ने, आयुष सर, एंड आयुष सर ने खुद कनेक्ट किया मुझे लिंक्डइन पे, एंड हम लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट बहुत दिन से थे। एंड क्योंकि वो बिहार से ही थे तो उतना काफी प्रॉब्लम हुआ नहीं। वो अच्छा। हम लोग काफी आराम से कनेक्ट हो गए क्योंकि सेम सिटी शेयर करते थे, तो इमोशंस काफी आराम से कनेक्ट हो गए, एंड फिर हम ओके। लोग शेयर किए ओके। आराम से स्टोरी। दैट्स नाइस। हाँ। सो जब आपके पेरेंट्स ने आपका ये जोश टॉक्स देखा, आपके फैमिली रिलेटिव्स, तो क्या रिएक्शन था उनका? तो बेसिकली मैम, अगर हम सच बताए तो मेरी मम्मी या पापा को जोश टॉक के बारे में पता ही नहीं कि जोश टॉक होता क्या है।
हाँ, उन्हें बस बहुत रेगुलर लोगों को टॉक नहीं लगा पता जैसे होता है। आईटी पटना आया। हाँ। यस मैम। तो उनको लगा कि जैसे नॉर्मल टॉक है, वो नॉर्मल टॉक के लिए मुझे वो हमेशा जैसे जाने से पहले वो दही देते हैं, वो दही खिला के बोले जाओ बेटा जाओ। बस हो गया। उससे ज्यादा कुछ नहीं था। देखने के अभी अभी मैम जब टॉक आएगा, यस मैम। हाँ, अभी पब्लिश नहीं हुआ है वो। यस मैम, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। ये जो आपका आईआईटी पटना का स्टोरी है, आप कई बार उसको आप जिक्र कर रहे हैं, तो लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ आईआईटी पटना। हाउ डिड यू कनेक्ट टू इट? आप अभी भी रेगुलर वहां जाते हो? क्या करने जाते हो? बैकग्राउंड बताइए इसका, स्टोरी बताइए इसका। सो मैम, तो मैम आईटी पटना से लाइक बेसिकली मैं सबसे पहले जुड़ा था एक एज ए प्री इंक्यूबेशन, लाइक उनके अंदर इंक्यूबेट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को मैंने उनके अंदर इंक्यूबेट किया था, प्री इंक्यूबेट किया था। उनकी एक इंक्यूबेशन सेंटर है उन्हीं में। तो उसी के थ्रू मुझे पता चला कि वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर डे होने वाला है। बस मुझे पता चला कि रिसर्च स्कॉलर डे, मुझे ये नहीं पता था कि उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। ओके। तो मैं जब मैंने वहाँ पे पहुंचा तो पता चला कि वहाँ पे जो कंपटीटर्स है वो मेरे एज के नहीं, वो पीएचडी स्कॉलर्स है जो अलग अलग आईआईटी से आए हैं। तो ओके। टोटल वहाँ पे 15 to 20 कंपटीटर्स थे जो पीएचडी स्कॉलर्स थे, एंड उन्होंने अपने अपने जो एरिया में रिसर्च किए थे उसको वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आए थे। तो मैंने देख के तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं हारूंगा। बट मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं इन लोग से कनेक्ट जरूर करूंगा, नेटवर्किंग। तो मैं हम्म। उन लोग से, सभी लोगों से मैंने बात किया। हम लोग आपस में बैठ के हम लोग बात शेयर किया कि उन्होंने कैसे वो रिसर्च वर्क करते हैं। मैं उसमें सोच के रखा था कि मुझे जितना या जितना अलग बात है, मैं बस इनसे सीख कर जाऊंगा कि इनसे क्या क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में इंसाइक्लोपीडिया थे। तो उनके उनको सभी चीज़ का नॉलेज था। तो वहाँ पे मैंने कभी चीज़ सीखा। फिर नेक्स्ट डे जब ये आया, दिन प्रेजेंटेशन था, तो मैंने भी अपने प्रोजेक्ट को जो भी हो, तो मैं सभी चीज़ को भुला गया। मैं अपने कॉन्फिडेंटली होकर अपने रिसर्च को प्रेजेंट किया वहाँ पे। एंड मैंने इतना मोटा एक रिसर्च पेपर बनाया हुआ था खुद से, हैंड रिटन। तो ये चीज़ मेरा काफ़ी यूएसपी था। यूएसपी में काफ़ी यूनिक पॉइंट था मेरे मेरे रिसर्च का, कि मैंने खुद का लिखा हुआ एक रिसर्च पेपर बनाया जो कि किसी के पास नहीं था, सभी लोग प्रिंटेड लेके आए थे। तो मैंने अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया वहाँ पे। फिर जज जज से कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे, या फिर और भी ऑडियंस उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। मैंने कॉन्फिडेंटली सभी चीज़ का जवाब दिया। एंड मैंने कहीं अपनी तरफ से 110% दिया जितना मैं दे सकता था, वहाँ पे अपने अच्छे तरह से प्रेजेंट तो किया। आप सबसे फिर यंगेस्ट थे वहां जब पर? रिजल्ट किया, वहाँ पे सबसे यंगेस्ट, इवन जज शॉक कि इतना यंगेस्ट कैसे आ गया। हाँ। तो मुझे पता था फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर लिया। मुझे कर नेटवर्किंग लिया। करना था, मैंने सबसे कांटेक्ट ले लिया, सबसे नेट लिंक्डइन का आईडी ले लिया, सबसे मैं कनेक्ट हो गया वहां पे। और इवन कि मैंने एक के साथ कोलैबोरेट भी कर दिया था कि हम लोग मिलके इस रिसर्च पेपर पे काम करेंगे। अच्छा, तो ओके। मैम, रिजल्ट वाला पार्ट था वो काफी इंटरेस्टिंग था, जब मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे फर्स्ट प्राइज, मतलब फर्स्ट प्राइज मैं वहाँ पे सिक्योर किया हूँ। वाह। ओह ये माय रिजल्ट मैम, गॉड। ये जो था मैम, मैं खुद भी शौक हो गया कि ये क्या है। तो इवन अच्छा। वहाँ पे जब रिजल्ट का टाइम था, तो वो जो एक जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला मेरे रिसर्च पेपर को कि ये रिसर्च पेपर बाकी पीएचडी स्कॉलर्स को कि ऐसा रिसर्च पेपर बनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। वो ओह बोले थे वाह। मेरा रिसर्च पेपर देखने के लिए कि ऐसा रिसर्च पेपर बनता है। तो ये चीज़ मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी मैम, कि चलो मैं जो वर्क किया हूँ, मुझे वहाँ पे अपने अपने वर्क का इम्पोर्टेंस मुझे वहाँ पे पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली। ये तो फेरी टेल के जैसा हो गया, आपने कुछ किया और आपको पता भी नहीं था इसका क्या है, और किसी और ने वहां पर इतने बिल्कुल बड़े मैम। लोग। इट मस्ट हैव बीन द मोस्ट हैप्पीएस्ट ओकेजन, लाइफ का इतना बड़ा बिल्कुल मैम। अचीवमेंट कि इतने बड़े बड़े लोगों ने। इट वॉज अ मंथ ऑफ मैम अप्रैल। हाँ मैम, अप्रैल का महीना था। अप्रैल इस 2023। साल, यस मैम, 2023 मैम। एंड जस्ट आफ्टर 1 मंथ मुझे एक प्रोफेसर ने बुलाया, एंड सर ने बुलाया, एंड प्रोफेसर सर ने बुला के बताया कि हम आपको एज ए जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं अपने आईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर का। तो उसके बाद अच्छा। मैं उन्होंने उनका मेन मोटो इसके पीछे था कि मैं जिस तरह से वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने वर्क से बाकी और भी बच्चों को फोस्टर मोटिवेट। करूँ कि उनको भी ऐसा कुछ वर्क करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का पोजीशन दिया, तो मैं भी ऐसा एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आफ्टर ट्वेल्थ क्या विजन है आपका? तो वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। आप इतना तो मैम ट्राई हम कर रहे हैं कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई अंडर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करूँ, ताकि मुझे लगता है कि बाकी अगर मैं
इंडिया के बाहर का बात करूँ तो वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एग्जैक्टली वहाँ यही पे मेरा जाके अपने क्वेश्चन जो था भी आपसे। हाँ रिसर्च, हाँ तो रिसर्च को जाके वहाँ पे परस्यू करूंगा, बट परस्यू करके मुझे वापस भी यहाँ पे आना है कि मैं ओके। और भी बच्चों को ऐसे लैब प्रोवाइड करवा सकूँ और उनको भी ऐसा तैयार कर सकूँ कि हमें मतलब ऐसा है ना कि हमारे स्टेट जो बिहार है, यहाँ पे हाँ सभी का माइंडसेट ऐसा है कि यहाँ के माइंडसेट में ना ही रिसर्च है, यहाँ के माइंडसेट में ना ही हाँ बिजनेस है, ना ही हाँ स्टार्टअप है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स। इसलिए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब हमारे स्टेट से ही निकलती है। या आईएएस। तो इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक ऐसा कल्चर बने कि हम लोग भी हाँ स्टार्टअप रिसर्च के थ्रू आगे बढ़े। मैंने यही बोला कि आप अब्रॉड से सीखना जरूरी है बाहर जाके कि वहां से क्या ला सके। गुड। तो आप 12th के बिल्कुल बाद मैम। वहाँ अप्लाई कर रहे हो अभी? अभी प्रोसेस यस आपके। मैम, अप्लाई अप्लाई करने, जी मैम, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है मैम। एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू सम। आपके टॉप 3 कौन से कॉलेजेस हैं? कहाँ पर आपको चाहिए आप जाएं? मैम फर्स्ट तो मैम हमेशा की तरह से MIT मैम, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड कूल। मैम हार्वर्ड, एंड थर्ड थर्ड मैम मेरा ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। Cornell. I wish and pray that you get there because that's your top थैंक यू सो मच मैम। priority. All the best. तो हर्ष, हमने ये बहुत सारे रिसर्च और इसके बारे में बातें किया। ये बताओ, एज हर्ष, एज अ 17-year-old, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड में अभी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, सब बहुत सारी चीजें हो रही है, यूनाइटेड नेशंस गोल्स हैं, सबको अचीव करना है। हमारे कंट्री में अभी G20 हो रहा है, मैं यूएई में हूँ, COP28 हो रहा है। सो व्हाट डू यू, आपका क्या थॉट्स है इस बारे में, या कौन सा कंसर्न है आजकल के यूथ के मन में, ये जो वर्ल्ड के सिनेरियो को लेके, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू, व्हाट इज इट दैट बिगेस्ट कंसर्न यू थिंक आपके तरफ से? तो मैम बिगेस्ट कंसर्न मुझे लगता है कि अभी के समय में है कि हम, जैसे कि मैं जिस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा कि यस अभी के यस समय में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि अपना हेल्थ का, अपना खुद का यस। सेफ्टी। हम्म। कि हम लोग जब भी किसी चीज का बारे में बात करते हैं, चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया, नॉट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इवन हम और भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो क्या वो अभी के समय में उतना सेफ है? क्योंकि मैम सबसे सबसे प्रायोरिटी किसी के लिए भी होना चाहिए, वो हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ रहेगा बाकी सभी सारी चीजें रहेंगी। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न अभी हेल्थ है, और मैं इसी के बेटरमेंट के लिए हाँ काम कर रहा हूँ कि हम अपने हाँ अपने जो अपना हेल्थ है वो बाकी और भी चीज़ों से, अपना जो हेल्थ है वो बाकी चीज़ों से जिससे इम्पैक्ट हो पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट को हटा के बिल्कुल। हम किस तरह से काम कर सकते हैं उस पर। और और हेल्थ इज सच अ कंसर्न। वो वाटर से इफेक्ट हो सकता है, फूड से इफेक्ट हो सकता है, एयर से बिल्कुल इफेक्ट मैम। होता है, हर चीज से इफेक्ट हो रहा है हमारा हेल्थ। सो द पल्स जो आप पकड़े हो, ये चीज तो हर जगह इफेक्ट हो रहा है। आई थिंक अमेजिंग इफ वी कैन वर्क ऑन दैट, एंड दैट शुड बी द गोल। सो मैं सभी यूथ से ये जानना चाहती हूँ, व्हाट डू दे थिंक अबाउट आजकल जो ये वाटर पोल्यूशन और इतनी वाटर वॉर, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं बहुत ये वाटर के बारे में पढ़ती रहती हूँ कि क्या कंसर्न्स हैं, बॉटल्ड वाटर वर्सेस नॉर्मल वाटर। आप एक टेकी रिसर्च कर रहे हो, सो व्हाट इज द पोल्यूटेंट ऑफ द वाटर लेवल, लाइक वाटर के ऊपर क्या कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर भी कोई काम कर रहा है तो कुछ पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? बिल्कुल मैम, वाटर के ऊपर यहाँ पे जो जहाँ इस जो ये लैब है इस पे वाटर के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई है और अभी चल भी रही है। कि सबसे बड़ा अभी वाटर पे कंसर्न चल रहा है हमारे स्टेट का, मैं बात कर रहा हूँ तो आर्सेनिक का। हमारे वाटर हाँ, लेवल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक पाए जाते हैं, एंड ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ को। तो इस आर्सेनिक की मात्रा को कम करने के लिए हमारे किलकारी बिहार बहुत बालवन कुछ हो पटना में रहा हमारे जो सीनियर रिसर्चर है वो काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने मैग्नेटिक रिपल्सन का यूज करके एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो मतलब पानी को 90% तक आर्सेनिक फ्री वाटर बनाता है। तो है। ये हाँ जो हाँ। चीज़ है अभी ऑल ओवर पैन इंडिया हम लोग इसको मतलब पैन इंडिया इसको रेगुलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक सिर्फ बिहार के प्रॉब्लम नहीं, इवन अदर कंट्रीज है वहाँ पे वेस्ट भी बंगाल आर्सेनिक की में भी काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम है, बहुत तो ज्यादा प्रॉब्लम है सभी स्टेट्स में। तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हाँ। हैं, वाटर में आर्सेनिक एंड जो भी और भी पोल्यूशन है मैम, जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स हो गए। तो माइक्रो प्लास्टिक का भी माइक्रोप्लास्टिक। एक बहुत, यस मैम, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एक माइक्रो प्लास्टिक में काफी ज्यादा एक अहम रोल है कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से माइक्रो प्लास्टिक को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैम और भी काफी सारे जो फल है, जो बहुत प्रॉब्लम्स है, सारे। तो हमें इवन ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने का जो पावर है, अगर हम जैसे यूथ ले ले साथ में, अगर इस चीज की जिम्मेदारी हाँ। हम जैसे यूथ ले ले कि हमें इस चीज हम्म। को सॉल्व करना है,
तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन की नहीं रहेंगी, मुझे जहाँ तक हाँ, लगता है। प्रॉब्लम क्या है सबको पता है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो कोई ढूंढना नहीं, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। हाँ, सिगरेट के बिल्कुल मैम। माइक्रोप्लास्टिक, सिगरेट सिगरेट जो बट होते हैं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं उसपे भी माइक्रोप्लास्टिक्स है, वो जब जाते हैं हर एक चीज, एग्जैक्टली। एक चाय भी पीते हैं उसका भी एक प्लास्टिक का जो वो भी वाटर में जाता हम्म। है, तो हम ये सब जानते तो हैं, बट इनका करना क्या है, दैट इज हाउ यू कम इन, पीपल लाइक यू एंड योर रिसर्च फेलोज कम इन। बट आप जब मैं आपसे प्री टॉक बात कर रही थी तो आप ये बोल रहे थे कि आपको एक बुक ने बहुत इंस्पायर किया है, एंड आप कुछ साइंस के रिलेटेड पॉडकास्ट देखते हो, सॉरी यूट्यूब्स देखते हो इनके, इनफैक्ट यू सेड दैट। सो उसके बारे में जरा बताइए, आपके आपके मोटिवेशनल जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और बुक, विच बुक यू सेड। तो उसमें बेसिकली जो बुक है वो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी हुई बुक है। उनकी पूरी स्टोरी जो है वो किस पाथ को फॉलो करके उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, उसके बावजूद वो इतने बड़े स्टेज पे पहुंचे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और भी कई सारे अचीवमेंट्स किए। तो उन सभी के बारे में बुक्स में अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादातर यूट्यूब चैनल तो मैं ज्यादा देखती नहीं यूट्यूब, बट मुझे मेनली जो यूट्यूब बहुत अच्छे लगते हैं जो चैनल, वो है विज्ञान रिचार्ज, क्योंकि वो काफी एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक मतलब एक टॉपिक पर वो वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता ओह, है मुझे। ओके ओके। सो विज्ञान रिसर्च, हर्ष ये चैनल फॉलो करते विज्ञान हैं तो, रिचार्ज। यस मैम। रिचार्ज, विज्ञान रिचार्ज, तो विज्ञान। आप अगर, यस मैम, विज्ञान रिचार्ज। हाँ, तो अगर आप चाहें तो आप ये चैनल आप देख सकते हैं, जिससे कि मैं ये क्वेश्चंस पूछती हूँ क्योंकि इतने यूथ इंटरव्यू इसने सबने अपना अपना कोई फेवरेट बुक होता है, कोई फेवरेट मोटिवेशन, सो अगर आप इनमें से कुछ सीख सके तो इस दैट्स माय आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस। एंड अब्दुल कलाम जी इज द मोस्ट कॉमन नेम विच कम्स अक्रॉस, मैं जिससे भी यूथ इनोवेटर से कुछ बात करती हूँ तो उनको उनका फेवरेट बुक एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ही होता है। सो हर्ष इज ऑल्सो वन ऑफ देम। हर्ष, नाउ वी हैव कम टू अ टाइम व्हेन यू गेट टू आस्क, आप मेरे को मुझे एक क्वेश्चन पूछिए, लेट्स सी आप मुझे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैम आपसे मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछना चाहूंगा कि मैम जैसे कि आप बताएं मैम, आप एज ए टीचर वर्क कर चुके हैं बहुत दिन इंडिया में रह के। आप इंडिया में रह के एज ए टीचर वर्क किए थे मैम, हाँ तो जी, हाँ फिर जी, हाँ जी। जैसे एज ए टीचर का जो रोल होता है वो मैम काफी हार्ड रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ मैम कि उन्हें काफी बच्चों के साथ उनको देखना होता है कि कौन से बच्चे, मतलब उनको काफी अलग अलग बच्चों से वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप मैम एक अच्छे स्टूडेंट के, आपके हिसाब से मैम एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है मैम? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मतलब अपने वेरी टीचर से पूछना चाहता था। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन हर्ष, आई लव दिस क्वेश्चन। ये है, एक ये इसका आंसर देने के पहले मैं बताती हूँ, ये जो चैनल में मैंने मेरे 20 साल पहले के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है। सो 20 साल पहले जो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने 10th में पढ़ाया था, अब वो मेरे चैनल में आके वो इंटरव्यू, वो अब इस मुकाम में पहुंचे हैं कि वाह। मैं उनका इंटरव्यू कर सकूं। जब मैं उनको कनेक्ट करके मैंने बोला आप इंटरव्यू में आओ, तो उन्होंने बोला बस हम क्या बोलेंगे, आपने हमें पढ़ाया। मैंने बोला तुम्हारे पास जो है अभी बोलने के लिए वो और क्या हो सकता है। सो ये और ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ इसमें से एक बंदा था, शायद वो टॉपर था, बाकी ऐसे कोई टॉपर नहीं था, बट उनके अंदर वो था। क्योंकि इतने लोगों के बाद भी मैंने उनसे कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि उनके अंदर एक स्पार्क था, उनके अंदर एक कुछ अलग सा जज्बा वो एक टीचर को ना एक अंदर से इंट्यूजन होता है कि ये बंदे में कुछ बात है। इट्स नॉट कि उसको 100 में से कितने 90 में मार्क्स मिले हैं, कितने 95 मार्क्स साइंस है, हिस्ट्री में अच्छा, कोई किसी भी सब्जेक्ट पर वो अलग एक चीज होता है, वो एक समझ में आ जाता है कि इसका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वो टीचर को अलग से याद रहता है। घर में आपकी क्या अपब्रिंगिंग है, वो टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वो टीचर्स के बारे में कैसे बात करते हैं, वो बच्चे वो सीखते हैं। सो आई आई वेरी मच फील दैट अच्छा बच्चा कुछ नहीं होता, अच्छा घर होता है, अच्छा घर से अच्छे बच्चे आते हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, आई होप या मैम, थैंक यू यू हैड सो अ मच नाइस मैम। टाइम। आपको मजा आया या यस इंटरव्यू। श्योर मैम, श्योर मैम, श्योर मैम। इट्स अ वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू सो मच, लेट्स सी। इट्स रियली आपको अमेजिंग मैं एक्सपीरियंस। आप आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अब मैं इमीडिएटली जाके मैं आपके बारे में और ये जो आपने जो जो चीजें बोली मैं वो भी पढ़ने वाली हूँ, देखने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, कीप श्योर कनेक्टेड मैम, श्योर मैम, एंड ऑल द श्योर बेस्ट मैम। फॉर योर ग्रेड 12 एग्जाम्स। So this was Harsh Rajput.
and you saw how a young boy who was average in class came on to do so much, and he's just starting. And I wish and hope that people who are listening to this get inspired by the story of Harsh. And of course, everything comes with hard work. You have to give that time and dedication. And even after his research failed once, he kept on doing and kept on working, and that is the motivation we all need in you. Thank you so much, Harsh, for being here. See you again next week. But as I say, Thank you before so much, ending, ma'am. you have only one world. Do a little bit of your best for this world. Try saving water, try wasting less food, and you will see the world change. Bye bye, and see you again. Bye, Harsh. Bye bye. Have a nice day. Bye.